आज हम बीएससी फाइनल ईयर फिजिक्स में पेपर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 18 करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। प्रतिचुंबकत्व के लेंजुविन के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। प्रतिचुंबकत्व के लेंजुविन के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। चलिए अब इसका हम आंसर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालिए प्रतिचुंबकत्व के लेंजुविन के सिद्धांत। चलिए ये हमारा हेडिंग रहेगा, प्रतिचुंबकत्व के लेंजुविन के सिद्धांत। लिखिए, इस सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर इस सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बंद कक्ष में चक्कर लगाता है। चारों ओर इलेक्ट्रॉन बंद कक्षा में चक्कर लगाता है। लिखो, बंद कक्ष में चक्कर लगाता है। किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बंद कक्ष में चक्कर लगाता है तो यह धारावाही लूप के तुल्य होता है। चक्कर लगाता है तो यह धारावाही लूप, तो वह धारावाही लूप के तुल्य होता है। तो वह धारावाही लूप के तुल्य होता है। ये लीजिए, फिर से मैं बताता हूं। किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बंद कक्ष में चक्कर लगाता है तो यह धारावाही लूप के तुल्य होता है, जिसमें धारा का मान निम्नानुसार लिखा जाता है। इसमें धारा जो आई होता है ये होता है E/T। यहाँ पर I जो है तुल्य धारा है, E जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश है और T जो है इलेक्ट्रॉन का परिक्रमण काल है। ठीक है, लिख देता हूँ। जहाँ I को हम बोलते हैं तुल्य धारा। I कहलाता तुल्य धारा। E इलेक्ट्रॉन का आवेश और T जो है ये इलेक्ट्रॉन का परिक्रमण काल है। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। इसे हम लेंजुविन का सिद्धांत कहते हैं, याद रखना। ठीक है, अब आगे लिखो। क्वेश्चन में लिखता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। तो चुंबकीय प्रवृत्ति के लिए व्यंजक भी हमें निगमित करना पड़ेगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। इस प्रकार से आपने लेंजुविन का सिद्धांत बताया। आगे लिखिए, यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर नाभिक के चारों ओर μ0 आवृत्ति में चक्कर लगा रहा हो, ओमेगा 0 आवृत्ति में चक्कर लगा रहा हो
यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ओमेगा 0 आवृत्ति में चक्कर लगा रहा हो तो इलेक्ट्रॉन के कारण तो इलेक्ट्रॉन के कारण तुल्य धारा उत्पन्न हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन के कारण तुल्य धारा उत्पन्न हो जाती है। इलेक्ट्रॉन के कारण तुल्य धारा उत्पन्न हो जाती है। इस धारा के कारण फ्लक्स की उत्पत्ति होती है। इस धारा के कारण फ्लक्स क्या होता है आप लोग जानते हो। फ्लक्स मतलब बल रेखाओं की संख्या। जैसे विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है तो विद्युत बल रेखाओं की संख्या, उसको हम फ्लक्स बोलते हैं। तो इस धारा के कारण फ्लक्स की उत्पत्ति होती है। जब विद्युत धारा बह रहा है तो विद्युत फ्लक्स आएगा, जब चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय फ्लक्स आएगा। ठीक है, तो इस धारा के कारण फ्लक्स की उत्पत्ति होती है। जब बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है, अब आगे लिखो, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो धारा के मान में परिवर्तन होता है। तो धारा के मान में परिवर्तन होता है। जब बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो धारा के मान में परिवर्तन होता है। इससे आवृत्ति भी बदल जाती है। बाह्य बल की अनुपस्थिति में, अब लिखो, बाह्य बल की उपस्थिति में या अनुपस्थिति में, दोनों में अभिकेंद्री बल क्या रहेगा वो हम देखते हैं। आगे लिखो, बाह्य बल की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में ना, अभी बाह्य बल हमने नहीं लगाया है ना, कि अनुपस्थिति में अभिकेंद्री बल, इसको मैं एफ से नोट कर रहा हूँ। ये होता है, याद रखना, mv²/r। ये होता है mv²/r, और v को हम लिखते हैं ओमेगा r। यहाँ पे ओमेगा नाल के ओमेगा 0 हमने लिखा है ना। हमारा जो आवृत्ति है ओमेगा 0 हमने लिखा है, ओमेगा कोणीय आवृत्ति ओमेगा 0 है, तो v को ओमेगा r लिखते हैं। तो यह आ जाएगा m ω0² r²/r। याद रखना, v जो होता है ना, ये ओमेगा r होता है। यहाँ ओमेगा नाल के ओमेगा 0 लिखे तो ओमेगा 0r होगा। ठीक है, अब r कटेगा तो f का वैल्यू जो आ जाएगा हमारा, यह आ जाएगा mω²r। एक r कटेगा ना, mω² r आ जाएगा। ठीक, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, f = mω0² r, है ना। अब ये जो अभिकेंद्री बल जो होता है, जिसको हम mω² r बोलते हैं, इसका जो वैल्यू है, याद रखना, ये जो f है ना अभिकेंद्री बल, ये e²/r² के बराबर होता है। मतलब ये भी याद रखना आपको, हमारा जो f होता है ये e²/r² के बराबर होता है। इसको हम अभिकेंद्री बल बोलते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर हम देखें, ये तो हमने अभिकेंद्री बल की परिभाषा बताया, mv²/r से आया, और f जो वैल्यू है e²/r² भी होता है अभिकेंद्री बल। अब इन दोनों को अगर हम इक्वल करें, समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 तथा 2 से, तो आपको ये दोनों याद रखना है। f के लिए ये भी होता है, ये भी होता है। तो mω0² r = आ जाएगा e²/r²। तो यहाँ से ω0² आएगा e²/mr³ हो जाएगा जी। ठीक है, तो ω0² आएगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ से ω0 का वैल्यू मिलेगा √e²/mr³। इस प्रकार से आपको ω0 का वैल्यू मिलेगा। तो आपको दो चीज़ें याद रखना है, एक तो अभिकेंद्री बल का ये
एम ओमेगा स्क्वायर आर, यहाँ पे ओमेगा ना लेकर ओमेगा जीरो ले रहे हैं। और दूसरा भी केंद्रीय बल का एक और फार्मूला होता है, लिख देता हूँ, एंड है ना, तथा ई स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। तो यहाँ से आपको ओमेगा जीरो को वैल्यू मिलेगा। ठीक है। अब यदि इसे आप नंबर 3 दे दो, क्वेश्चन नंबर 3, बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी। अब यदि चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाए, चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाए, अब यदि चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाए तो इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल, तो इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल, इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल, इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल जो है, इसको हम एल बोल देते हैं। चलो, लॉरेंज बल है तो एफ एल बोल दे। ये होता है, याद रखना, ई इंटू वी क्रॉस बी। और इसका वैल्यू जो है ई वी भी आप लिख सकते हो ऐसे। ठीक है। और वी को हम आर ओमेगा बोलते हैं, तो ई आर ओमेगा बी आप लिख सकते हो। ये लॉरेंज बल है। नंबर 4, अतः गति का समीकरण है। तो गति का समीकरण इस प्रकार से आएगा, देखो, एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये होता है, पहले मैंने बताया था, ई स्क्वायर अपन आर स्क्वायर होता है। अब इसमें आपको माइनस करना पड़ेगा ये वाला टर्म को, मतलब ई आर ओमेगा बी को। ये हमारा गति का समीकरण आ जाएगा। एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये भी अभी केंद्रीय बल है, ये भी अभी केंद्रीय बल है, और माइनस आएगा ई आर ओमेगा बी। ये गति का समीकरण आपको याद रखना है। तो यहाँ से अगर एम आर से इसको डिवाइड कर दें, एम आर से पूरे को डिवाइड करें, तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ई स्क्वायर अपान एम आर क्यूब माइनस, यहाँ देखो एम आर से हम डिवाइड करें ना, तो ई ओमेगा बी अपान एम आ जाएगा, एक आर कट जाएगा, इस प्रकार से आएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो, इसी को आप लिखिए ओमेगा स्क्वायर प्लस ई बी अपान एम ओमेगा माइनस ई स्क्वायर अपान एम आर क्यूब इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये आपका द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण को सॉल्व करने आप लोग आता होगा। ये वाला फार्मूला मैं आपको दिखाता हूँ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। इस फार्मूला से, ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, द्विघात समीकरण को हल करने से के लिए। तो ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ई बी अपान एम प्लस माइनस अंडर रूट, इसका होल स्क्वायर होगा, है ना, तो ई स्क्वायर बी स्क्वायर अपान एम स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 1 है, और सी का वैल्यू हमारा आएगा माइनस ई स्क्वायर अपान एम आर क्यूब, माइनस ई स्क्वायर अपान एम आर क्यूब, और होल डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। इस फार्मूले का हमने यूज किया है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा माइनस ई बी अपान एम प्लस माइनस, यहाँ पे आप देखिए अंडर रूट, यहाँ पे आप, यहाँ पे अपान 2 भी है ना, अपान 2 है, तो पूरे का अपान 2, यहाँ 2m लिख देते हैं। चलिए, इसके अपान 2 आएगा, इसका भी अपान 2 आएगा, इन सब में 4 कॉमन निकाल देंगे, तो 4 जब कॉमन निकालेंगे तो 2 कट जाएगा, रूट से बाहर जाएगा 2 होगा, 2 कट जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा आपका ई स्क्वायर अब बी स्क्वायर अपान 4m स्क्वायर, और माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस में प्लस ई स्क्वायर अपान एम आर क्यूब। ये यहाँ से 4 कॉमन निकाला, तो रूट से बाहर जाएगा 2 होगा, वो 2 कट जाएगा, और इतने में अपान में 2 रहेगा, 2m आएगा, है ना। अब ये 2 यहाँ के अपान 2 से कट जाएगा, 4 जब कॉमन निकलेगा तो ये। चलिए, तो ये आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ई बी अपान 2m प्लस माइनस अंडर रूट। इसमें देखिए कुछ कॉमन आपको नज़र आएगा, तो इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आप देखो, ये ओमेगा 0 का वैल्यू भी आपको बताए थे, ओमेगा 0 का वैल्यू हमने निकाला था, ये देखिए ओमेगा 0 का वैल्यू ये था,
ओमेगा ओमेगा जीरो का स्क्वायर ई स्क्वायर अपन एम आर क्यूब, इसको आप ओमेगा जीरो का स्क्वायर लिख सकते हो। क्या आ जाएगा ई बी अपान 2m का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा जीरो का स्क्वायर, ये हमारा ओमेगा जीरो का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ओमेगा जीरो का स्क्वायर हमने ये लाया था, इस प्रकार से आप लिख लीजिए। ठीक है, ये अगर बहुत छोटी राशि है, ये बहुत छोटी राशि, इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, हटा देंगे, तो ये आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ई बी अपान 2m प्लस माइनस अंडर रूट ओमेगा जीरो का स्क्वायर। यहाँ पे लिख दो कि ई बी अपान 2m स्क्वायर का होल स्क्वायर बहुत सूक्ष्म है, बहुत छोटी है ना, बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है मतलब इसको हमने हटा दिया, बहुत सूक्ष्म है, बहुत छोटा है, तो इसको हमने हटा दिया, नेगलेक्ट कर दिया। तो ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा माइनस ई बी अपान 2m प्लस माइनस ओमेगा जीरो, इस प्रकार से जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ओमेगा माइनस ओमेगा जीरो आ जाएगा आपका, ओमेगा माइनस ओमेगा जीरो, ये आ जाएगा आपका प्लस माइनस ई बी अपान 2m प्लस माइनस ई बी अपान 2m आएगा, एक बार प्लस साइन एक बार माइनस साइन आएगा। ठीक है, इसको हम डेल ओमेगा भी बोलते हैं, डेल ओमेगा, तो इसको आप डेल ओमेगा बोल सकते हो। तो डेल ओमेगा इक्वल टू आएगा प्लस माइनस ई बी अपान 2m। याद रखिए यहाँ पे प्लस माइनस इसलिए आएगा क्योंकि एक बार प्लस साइन आएगा, एक बार माइनस साइन आएगा, है ना, इसी कारण हमने प्लस माइनस दोनों लिख दिया है। ठीक है, लिख दो यहाँ प्लस माइनस, यह दर्शाता है कि, यह दर्शाता है कि, यहाँ प्लस माइनस यह दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन जिनके कोणीय आघूर्ण क्षेत्र देखो यहाँ प्लस माइनस चिन्ह यह दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन जिनके कोणीय आघूर्ण क्षेत्र जिनके कोणीय आघूर्ण क्षेत्र के समांतर या विपरीत होते हैं, समांतर विपरीत होते हैं, वे क्रमशः ई बी अपान 2m, वे क्रमशः ई बी अपान 2m से धीमे या तेज होते हैं, वे क्रमशः ई बी अपान 2m से धीमे या तेज होते हैं, ठीक है, हमने लिखा है यहाँ प्लस माइनस, यह दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन जिनके कोणीय आघूर्ण क्षेत्र के समांतर या विपरीत होते हैं, वे क्रमशः ई बी अपान 2m के से धीमे या तेज होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अब हम निकालने वाले हैं धारा आई, हमने बताया था ई अपान टी को, ये धारा आई बोला था। ठीक है, तो आई इक्वल टू ई अपान टी जो होता है ये 2 पाई बाई ओमेगा होता है, तो 2 पाई बाई यहाँ डेल ओमेगा, यहाँ आवृत्ति डेल ओमेगा, याद रखना टी जो है ये परिक्रमण काल है, 2 पाई बाई ओमेगा होता है, तो ओमेगा ना लिखे हम लिखेंगे डेल ओमेगा। ठीक है, तो आई इक्वल टू आ जाएगा, आई इक्वल टू डेल ओमेगा ऊपर जाएगा, तो ई अपान 2 पाई डेल ओमेगा, और डेल ओमेगा का वैल्यू अभी हमने निकाला है, ये इससे हम इक्वेशन नंबर 4 देते हैं, समीकरण 4। तो डेल ओमेगा का वैल्यू होता है प्लस माइनस ई अपान बी, देखो प्लस माइनस क्या है, ई अपान 2m है, ये हम रख देते हैं डेल ओमेगा का वैल्यू। तो आई इक्वल टू आ जाएगा ई अपान 2 पाई और प्लस माइनस ये आ जाएगा ई बी अपान 2m। डेल ओमेगा का वैल्यू हमने रख दिया, डेल ओमेगा का वैल्यू क्या है, देखो हमने निकाला था ई बी अपान 2m प्लस माइनस ई बी अपान 2m, ये हमने रख दिया। तो यहाँ से आई का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे देखो प्लस माइनस ई स्क्वायर बी अपान 4 पाई एम आ जाएगा, ए स्क्वायर बी अपान 4 पाई एम आ जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिए, आई का वैल्यू ई स्क्वायर अपान बी अपान 4 पाई एम आएगा। चुंबकीय आघूर्ण, अब हम निकालने वाले हैं चुंबकीय आघूर्ण। अब चुंबकीय आघूर्ण हम निकालेंगे,
चुंबकीय आघूर्ण को म्यू से डिनोट करते हैं, ये होता है आई ए। ये आ जाएगा म्यू इक्वल टू प्लस माइनस ई स्क्वायर बी अपान 4 पाई एम ए। ए एरिया है तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर जीरो स्क्वायर लिख दो। एरिया जो होता है सर्किल का एरिया जो है पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे आर डाल के आर जीरो का स्क्वायर लिख रहे हैं, ठीक है। और तथा लिखो आर जीरो यहाँ औसत त्रिज्या है, औसत त्रिज्या आर जीरो बराबर होती है 2/3 आर स्क्वायर होती है। इसीलिए म्यू का जो वैल्यू आएगा प्लस माइनस ई स्क्वायर अपान बी 4 पाई एम पाई और आर जीरो का स्क्वायर ये जाएगा 4/9 आर की पावर 4 हो जाएगा। 4/9 हमने क्या कहा 2/3 आर जीरो की वैल्यू 2/3 आर होती है, सॉरी आर स्क्वायर 2/3 आर होती है, आर तो आर स्क्वायर ये इस प्रकार से 4 कटेगा है ना, 2/3 आर होता है। आर जीरो का स्क्वायर आर जीरो स्क्वायर क्या कहा आर जीरो स्क्वायर है, सॉरी औसत त्रिज्या आर जीरो स्क्वायर ये 2/3 आर स्क्वायर होती है, लिखो सही लिखा था 2/3 आर स्क्वायर, यहाँ आर के ऊपर स्क्वायर रहेगा 2/3 आर स्क्वायर 2/3 है ना। औसत त्रिज्या आर जीरो स्क्वायर 2/3 आर स्क्वायर होती है, 2/3 आएगा 2/3 आर स्क्वायर होती है, ये आएगा, ठीक है। तो म्यू इक्वल टू आ जाएगा आपका, यहाँ देखो 4 और 2 कटेगा, यहाँ 3 है 3 × 2 6 आ जाएगा, तो प्लस माइनस आ जाएगा आपका ई स्क्वायर बी आर स्क्वायर अपन आ जाएगा पाई कट जाएगा 6m आएगा, ठीक है। 2 और 4 कटेगा ना तो 1 2 बचेगा, 2 × 3 6 आएगा। तो आर जीरो स्क्वायर इक्वल टू होता है 2/3 आर स्क्वायर, याद रखना। मैं यहाँ लिख देता हूँ अच्छे से, आप लोग भूलना नहीं। आर जीरो स्क्वायर होता है 2/3 आर स्क्वायर, इसको औसत त्रिज्या कहते हैं, ये इसी को हमने लिखा है ना, यहाँ आपको लिए लिख दिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा म्यू का वैल्यू, ठीक है। अब हम निकलते हैं चुंबकन, जिसको एम बताते हैं, एम तथा चुंबकन, इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, चुंबकन। इसका वैल्यू होता है एन म्यू होता है, ठीक है। तो एम इक्वल टू आ जाएगा आपका प्लस माइनस ई स्क्वायर बी आर स्क्वायर एन अपान 6m हो जाएगा चुंबकन, ठीक है। यहाँ पर एन जो है एवोगैड्रो संख्या है, जहाँ एन एवोगैड्रो संख्या है, एन जो एवोगैड्रो संख्या है। अब आपको हम बताने वाले हैं चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति कैसे निकालते हैं? चुंबकीय प्रवृत्ति जिसको हम काई से डिनोट करते हैं, ये होता है m/b। तो यहाँ से काई इक्वल टू m/b, m के वैल्यू आपके पास है, तो m/b के वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस ई स्क्वायर आर स्क्वायर n/6m, ठीक है। ई स्क्वायर आर स्क्वायर n/6m, ठीक है। यही चुंबकीय प्रवृत्ति के लिए व्यंजक है, यही अभिष्ट व्यंजक है, याद रखिएगा।